हेडिंग क्या लगाए थे बोलिए तो? प्रूफ रीडिंग। इसका आंसर नहीं लिखाए थे? लिख लो, हेडिंग लिख लो, दोबारा जो नहीं लिखते हो प्रूफ रीडिंग। इसके पहले तक कहाँ तक पढ़े थे? प्रतिकरण ना, एक डीएनए से 2 डीएनए जो बनता है, रेप्लिकेशन प्रतिकरण। अब है प्रूफ रीडिंग। क्वेश्चन था प्रूफ रीडिंग क्या है, आंसर लिखिए, लिखिएगा डीएनए पॉलीमरेज, फास्ट लिखना है जरा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रतिकृति के समय नया रज्जु बनाने की क्रिया, प्रतिकृति के समय नया रज्जु बनाने की क्रिया शुद्धता के साथ करता है। नया रज्जु बनाने की क्रिया शुद्धता के साथ करता है। यह पुराने रज्जु पर स्थित, यह पुराने रज्जु पर स्थित न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित क्षार के क्रम को, उपस्थित क्षार के क्रम को पहचान कर उसे नई श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड को आपस में क्रमवत जोड़ने का काम करता है। इस प्रक्रिया को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रूफ रीडिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को बातें समझ में आई? नहीं। देखो डीएनए क्या कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना, एक डीएनए से 2 डीएनए बनना क्या हो गया, रेप्लिकेशन। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा था, ध्यान दो, है ना। अब यहाँ पर ये डीएनए बन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। इस पर बनेगा नया रज्जु, ये इस पर भी बन गया और इस पर भी बन गया। एक में टुकड़ा में बना, जिसको कि ओकाजाकी खंड बोला गया, फिर उसको जोड़ दिया गया, हटा करके प्रक्रिया पूर्ण हो। ध्यान देना, ये वाला नया रज्जु है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, और ये पुराना। तो पुराने वाले में पहले से नाइट्रोजन क्षार मौजूद है कि नहीं? पहले से है ये वाला। सपोज अब मान लो कि ये वाला नाइट्रोजन क्षार ए है, ये थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमिन है ना। अब जो नया वाला बनेगा, तो बताइए, आप बताइए कि नया वाला जो बनेगा, ए के नीचे क्या लगना चाहिए? ए किससे जुड़ता है?
टी से, थायमिन से। टी किससे जुड़ता है? ए से। जी किससे? सी किससे? सी जी टी और ए। ये सही सीक्वेंस हुआ जोड़ने का अनुक्रम। ये सही से लगना, ये डीएनए पॉलीमरेज इसका जांच करता है कि सही से लग रहा है कि नहीं। यही इसका सही तरीके से लगाना ही क्या कहलाता है? भाई ठीक ठाक काम चल रहा है, कहीं गड़बड़ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ लगना चाहिए टी तो यहाँ आके सी लगा हुआ, ऐसा यहाँ हमेशा क्या लगेगा? टी। सही अनुक्रम को सही अनुक्रम से लगाना, पुराने रज्जु का अनुक्रम और नए रज्जु का अनुक्रम को सही तरीके से लगाना ही क्या कहलाएगा? बस समझना क्या? ये सिद्ध हो गया, रीडिंग न पढ़ना, ये सिद्ध हो गया सही से लग रहा है। हाँ बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ज़्यादा हो गया इसके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक बात? जितना जो चीज़ जितना लिखा पढ़ा रहे हैं ना, उससे ज़्यादा माथा भी मत मिलाना है, कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन छोड़ के चलाओगे तो फायदा नहीं, नंबर उतने मिलेगा। खूब ज़्यादा भोजन मिल गया और नमके नहीं है, खा पाओगे? कम में मिला लेकिन मस्त स्वाद मिला, ये चाहिए तो कम ही लिखे। लेकिन जो मूल बात है, साइंस इसलिए पढ़ा जाता है ना, हिस्ट्री थोड़े पढ़ रहे हैं 4 पन्ना। साइंस जितना सेलेक्टेड पॉइंट को लिखिए और डायग्राम के साथ लिखिए तो और मजेदार, समझ में आ रहा है? ये बोलेगा नहीं प्रश्न में, चित्र बनाइए। नए भी चित्र बोल रहा है तो भी, जहाँ जैसे ऐसा बहुत सारा हम चीज़ लिखा है ना जिसमें चित्र का जरूरत है, चित्र नए बोल रहा है तो भी बनाइए, नंबर देगा। और तुम डायरेक्ट लिखोगे तो नंबर थोड़ा कम देगा। चित्रात्मक साइंस पेपर में चित्र घुसाने का कोशिश करो, खास करके जीव विज्ञान, जबरदस्ती। नए बोलेगा तो यो चित्र बनाओ। हाँ टाइम बताएंगे आगे क्लास में, आगे बताएंगे कि परीक्षा हॉल में तुमको कैसे कैसे आंसर करना है, क्या क्या बुद्धि लगाना, ये बाद में बात है। अभी हम क्या बोल रहे हैं? ना भी बोले चित्र, और तुमको नोट्स में चित्र है तो चित्र बनाएंगे। ठीक बात? इतना दिमाग में रखो, चित्र से नहीं भागना, नहीं तो नंबर भाग जाएगा। फिर चित्र भागोगे नंबर भाग जाएगा, पक्का बता दो। चलिए आगे बढ़ जाएं। प्रूफ रीडिंग खत्म, हेडिंग लगाओ। डीएनए के कार्य। डीएनए का क्या कार्य है? डीएनए के कार्य फटाफट लिखिएगा। डीएनए के कार्य में लिखना है, स्टार बना के लिखो। डीएनए के द्वारा, फास्ट लिखो, डीएनए के द्वारा गुणसूत्र एवं जीन का निर्माण होता है। बात तो है सही, बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो लिखो। डीएनए के द्वारा गुणसूत्र एवं जीन का निर्माण होता है। सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट फास्ट लिखिए। डीएनए के द्वारा गुणसूत्र और जीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट लिखिए, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित करने का कार्य करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित मतलब पहुंचाना, संचरित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, डीएनए के द्वारा बने एंजाइम से आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डीएनए द्वारा बने एंजाइम से आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आरएनए बनेगा फिर प्रोटीन बनेगा, आरएनए प्रोटीन का नेक्स्ट होता है। हाँ
सब तेजी लिखा रहे हैं जल्दी। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए में उत्परिवर्तन से, अगला पॉइंट है, डीएनए में उत्परिवर्तन से नए जातियों का जन्म होता है। डीएनए में उत्परिवर्तन से नए जातियों का जन्म होता है। आखिरी पॉइंट लिखिए लास्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये हम लोग चैप्टर 11 और 12 में पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिलहाल लिखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, लिख लो, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डीएनए के प्रयोग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डीएनए के प्रयोग से दूसरे प्राणियों की कोशिका के, डीएनए के प्रयोग से दूसरे प्राणियों की कोशिका के डीएनए, कोशिका के डीएनए में प्रतिरूपित करने से आनुवांशिक रोगों का निदान करने में, आनुवांशिक रोगों का निदान करने में सफलता मिलती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग 11-12 चैप्टर नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे हम बताते हैं, देखो डीएनए का एक कार्य है, पढ़ोगे समझ में आए, उत्परिवर्तन होता है, नया जाति बनता है वगैरह। लेकिन नीचे वाला जो लिखे जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये क्या है? जैसे आजकल अभी कोरोना वायरस गर्मा गर्म गया, तो उसका दवाई उपलब्ध था क्या? लेकिन बनाया गया किसके, कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ? जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी आप जितना मेडिसिन की दुनिया में देख रहे हो, नया नया चीज खोजा जा रहा है, वो किसका कमाल है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? डीएनए के साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना और उसको इस्तेमाल करवाना। जैसे आपके यहाँ धान अलग अलग क्वालिटी का मिलता है, कम जगह में ढेर उपज होता है ना, क्या है वो, कैसे आए? हाइब्रिड बोलते हैं ना बीज को। वो हाइब्रिड बीज कहाँ से पैदा हुआ? अपने आप वैज्ञानिकों ने बनाया, प्रयोगशाला में बनाया। तो कौन सा टेक्नोलॉजी? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जितना मेडिसिन सब देख रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जितना कृषि में नया नया दवाई, घास, नया नया क्वालिटी का पौधा, इतने को आम का पेड़ है, आम लटक गया, इतनी को नींबू गमला में लटक गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हरा भिंडी से लाल भिंडी मार्केट में आ जाए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ रहे आपको? यानी जितना तरह का नया नया अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सब कौन करवा रहा है? जेनेटिक। और आप चाहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का अलग से कोर्स करके आप उसमें करियर भी बना सकते हैं, बहुत पैसा है आपका। इस 12 में चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। अब तुमसे क्वेश्चन है, कोई पूछेगा कि जीव विज्ञान पढ़ी कि इंजीनियर बने क्यों हो रहा? हाँ, एकदम बनता है। मेरा कोर्स भी है बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू नो जेनेटिक, डीएनए, जेनेटिक कौन? डीएनए, उसमें इंजीनियर। लेकिन ये पूछना कि गणित पढ़ी के बन में डॉक्टर इसका मतलब बायोलॉजी पढ़ के आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और डॉक्टरों में इंजीनियर भी बन। बताओ, बोलो हाँ, नहीं सही है। चलिए आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर तुम्हारा डीएनए के रेप्लिकेशन से जुड़ा हुआ बात क्या हुआ, ध्यान देना इधर जरा, एक मिनट सुनिए, ध्यान दीजिए। देखें, डी की लौकत नहीं थी,
डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बना रहे, डीएनए था उसी पर डीएनए 2 बन गया, तो क्या कहलाया? रेप्लिकेशन। ध्यान दो, डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। अब डीएनए से बनेगा आरएनए, और उसमें भी कौन आरएनए? खासकर मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से आरएनए का बनना ये कहलाता है क्रिया अनुलेखन। क्लियर है बात? अभी आप कहाँ तक पहुंचे हैं? डीएनए से डीएनए बनाए, डीएनए का कार्य यानी रेप्लिकेशन। अब क्या बनेगा? डीएनए से एमआरएनए। तो अगला टॉपिक क्या होगा मेरा? अनुलेखन। और ये आरएनए क्यों बनता है? क्योंकि अब क्या करेगा? प्रोटीन संश्लेषण। क्या करेगा ये? प्रोटीन संश्लेषण करेगा। तो आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण करना यानी बनाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रांसलेशन। हिंदी में ट्रांसलेशन, और हिंदी में इसे बोलेंगे अनुवादन। अनुवादन या फिर इसी को बोलेंगे रूपांतरण, और ये अनुलेखन को अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? अभी हम लोग देखो, जीव विज्ञान में तुम इंजीनियर भी बने, बोलना नहीं किसी को। जीव विज्ञान में क्या बन सकते हैं? इंजीनियर। अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ते हो, अनुवाद करते हो। जीव विज्ञान में भी अनुवाद सीखने वाले बोलिए नहीं करो, नहीं होगा रे अनुवाद। अब देखना यहाँ का अंग्रेजी अनुवाद कैसा होगा, इसका मजेदार है। फिलहाल हमारा अगला टॉपिक क्या आने वाला है? ये चीज समझ में आ गया? और ध्यान देना, और बाद में भी कराएंगे। यहाँ से इस यहाँ तक की प्रक्रिया, इसको पूरा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलेंगे? खाली नजर में रखो, बाद में आएगा ही। तभी हम लोग का गाड़ी कैसे चलने वाला? अनुलेखन, एमआरएनए, फिर ट्रांसलेशन, प्रोटीन, ये कंप्लीट होगा मेरा क्या? सेंट्रल डोग्मा। दिमाग में आ गया था ना बात? चले अब आगे बढ़े। हेडिंग क्या लगा लें? अनुलेखन लगा लीजिए हेडिंग। अनुलेखन हिंदी में अनुलेखन, अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन। लहिनमा कट गेल हो राजा, और गर्मी में चुहत पसीना गजरिया। लहिनमा कट गेल हो राजा, ए मर्दना गोपिया से होकर तारू लगा तारू हवा हैं? ए ओ बोलते हैं इसको जूते भी ठीक नहीं समझी? नहीं जुबा था आगे में केच के भाई हैं? चलिए लिखिए अनुलेखन, अंग्रेजी लिख लो। केच के भाई मौसी मौसी ट्रांसक्रिप्शन कहना मौसी है, सही की दिक्कत। अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन। अभी तुरंत परिभाषा में हम क्या बता सकते हैं कि डीएनए से क्या बनना? आरएनए बनना। सिंपल। अगर कोई बोलेगा अनुलेखन क्या है तो क्या बोलोगे? डीएनए से आरएनए बनना। तो कैसे बनेगा इस प्रक्रिया को पढ़ ले। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, परिभाषित कर लीजिए। लिखिए डीएनए के नीचे लिखो, डीएनए के एक स्ट्रैंड से, डीएनए के एक स्ट्रैंड से, हिंदी में रज्जू बोलते हैं। स्ट्रैंड को हिंदी क्या बोलेंगे? रज्जू लिखो। स्ट्रैंड अगर लिखे तो वो ठीक, ब्रैकेट में रज्जू मार दो। डीएनए के एक रज्जू से आरएनए का बनना, आरएनए का बनना अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। दोनों बात याद रखना, अंग्रेजी हिंदी दोनों रख लेना। ट्रांसक्रिप्शन अनुवादन कहलाता है, सॉरी अनुवादन, अनुलेखन, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है।
RNA कोनो भी हो सकता है, mRNA हो सकता है, tRNA हो सकता है और RNA बना वो अनुलेखन। कोई बोलेगा कि mRNA अनुलेखन कहलाता है बनना, और tRNA जो बनेगा क्या कहलाएगा, वो भी अनुलेखन। rRNA बनना क्या, वो भी अनुलेखन। तो अनुलेखन से सिर्फ क्या बनेगा, RNA। कोनो तीनों, कोनो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मूल रूप से mRNA। ठीक बात, आगे बढ़े, लिखिए स्टार बना के लिखिए, अनुलेखन इकाई, स्टार बना के लिखिएगा, अनुलेखन बड़ी गर्मी लगा है भैया, अनुलेखन इकाई को अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। देख भाई, अभी सब जो टॉपिक चल रहा है ना, हम देख रहे हैं अपने वहाँ के कोचिंग वोचिंग के बच्चा सबको, उधर वाला सब इधर उधर जो चटपट करके आता है, और कुछ स्टूडेंट आता है बैठता है पीछे, म्याज सबका फाड़ते हुए निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, सबके कॉपी में भरा हुआ है पर समझ किसी में नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ ये सब जितना भी है एकदम देर हो पर दुरुस्त हो, ये ध्यान देना, क्योंकि इससे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेंगे। छठा चैप्टर हाँ हम देखते हैं, आप देखिएगा ना बहुत सारा वहाँ स्टूडेंट सब आता है, पीछे में बैठता है, कहते फलना जगह से पढ़ के आए हैं, तो पीछे में बैठते सर ये ठीक पढ़ो, मना नहीं किसी का, लेकिन हम जब देखते हैं चेक करते हैं धड़ाधड़ कंप्लीट हो गया पर समझ में एक लाइन नहीं आता। तो तुम लोगों को हम इसलिए बोल रहे हैं एक एक लाइन समझते हुए आगे बढ़ना, नहीं समझेंगे तो आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, पता चलेगा पीछे अटक गया। ठीक है, एक एक जहाँ अटकोगे ना वहीं पर करना कि फिर से समझाओ तो नहीं समझ लियो, समझ गए बात को ना, इन्हें प्रतिष्ठा प्राण देता, हाँ सब बोल के, सब हम बोल के हाँ नहीं पहले देखिए समझ गए जी, अभी इंतजार कर की बोले थे, कोई बोलते सर ये नहीं समझे, हम भी नहीं समझे सर, सब समझ हाँ बस खत्म, ऐसा नहीं करना। अनुलेखन का मतलब हो गया डीएनए से आरएनए बनना, इतना बात दिमाग में आ गया। अब एक नया चीज आ गया, बोला अनुलेखन इकाई, इसका मतलब क्या हुआ, लिख लीजिए तब समझाते हैं, पहले लिखिए, लिखिए स्टार बना के, डीएनए का वह भाग, डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन में भाग लेता है, डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन में भाग लेता हो उसे अनुलेखन इकाई कहते हैं। देखिए डीएनए का वह भाग जो अनुलेखन में भाग लेता हो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुलेखन इकाई कहते हैं। और लिखिए इसके तीन मुख्य भाग हैं, इसके तीन मुख्य भाग हैं, इसके तीन मुख्य भाग हैं। पहला उन्नायक, खलनायक ने क्या बोला, खलनायक मर्दना, उन्नायक प्रोमोटर, खलनायक बोलिए, हमारा आवाज आ रही मर्दना। दूसरा संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तीसरा समापक, टर्मिनेटर। और ये किसके भाग हैं, तीनों के तीनों लेखन इकाई, लेखन।
देखिए अब बात को पकड़िए, थोड़ा रुक जाइए, आराम से लिख तो लिए। फिर से बोलते हैं, अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए का बनना। खत्म। डीएनए रहेगा तभी आरएनए बनेगा। ओ डीएनए जरूरी है ना, यानी डीएनए के आधार पर ही क्या बनेगा, और दोनों रज्जु पर नहीं, एक रज्जु। क्यों? क्योंकि आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड होता है। आरएनए में कितने रज्जु होते हैं, एक, और डीएनए में कितने होते हैं, दो। तो दो रज्जु। अच्छा सुनना ध्यान से, ये हम बना देते हैं डीएनए, सीधा कर दिया, डीएनए खोल दिया। अब रज्जु भी है, ये तुम्हारा डीएनए का एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन था, चीज को समझ लेना। मान लो ये डीएनए, और इसी डीएनए में किसी रज्जु पर, चाहे इस पे या इस पे, किस पे आगे बात करेंगे, एक रज्जु पर बनेगा एमआरएनए। क्या बनेगा? अब यह डीएनए इतना लंबा है, और लंबा थोड़ा सा, तब समझ में आएगा, थोड़ा सा और जब जग हो जाए 3 बीघा अपना बाबू तो केना खेलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इतना बड़ा डीएनए है, और इसी डीएनए पर बनेगा फिर तो एमआरएनए। तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है? इकाई ने अनुलेखन। और वह भाग डीएनए का समूचा डीएनए का कोई एक भाग ऐसा जहां पर एमआरएनए बनने की क्रिया कंप्लीट होगी। फिर से बोलें, इतना बड़ा जगह टेंट लगा है, तो वह भाग जहां खाना पीना पकेगा तो सिलेक्टेड जगह होगा ना, वह भाग जहां बरमाला होगा सिलेक्टेड जगह होगा ना, वह भाग जहां संधि, सब कुछ अलग अलग। मंडप कहाँ बनेगा, बरमाला कहाँ बनेगा, भोजन कहाँ होगा, कहाँ कढ़ैया उड़िया हलवाई बैठेगा, लेकिन एक ही जगह में ना करते हैं, लेकिन कोना अलग अलग होता है। समझ रहे बात को? तो पूरा जगह डीएनए, लेकिन जिस स्थान पर हलवाई बैठेगा तो वहां पर क्या होगा, भंडार घर बनाएंगे, ऐसा होता है ना। उसी तरह से ये पूरा डीएनए है, लेकिन इस पूरे डीएनए पे एमआरएनए नहीं बनता है, कुछ सेलेक्टेड जगह पर बनता है। तो जिस जगह पर एमआरएनए बनेगा उस जगह को हम क्या बोलेंगे? इतना बात दिमाग में आया? तो यहाँ समझ लो, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक वह भाग है जहाँ पर एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए वाले इस रेड कलर का पूरा एरिया क्या कहलाएगा? अनुलेखन इकाई। इतना बात आया दिमाग में? इसी में इतने को में बनने वाला है कौन बनेगा? एमआरएनए। अब थोड़ा इसको हम हटाते हैं ताकि साफ दिखे, ये हटा दिए, इतना को भाग झलकने लगा, साफ अब कंप्लीट हो जाएगा। ये एरिया अब हो गया एमआरएनए बनेगा, यहीं पर बनेगा, इधर नहीं बनेगा, इधर नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और इस जगह का नाम क्या दे दिए? अब इस अनुलेखन इकाई को भी कितने भाग में बांटे? इसमें 3 तरह का भाग है जो एमआरएनए बनाने में काम करेगा, जिसमें से पहला वाला भाग, ये भाग क्या कहलाएगा? इसको हम कर दिए प्रमोटर या उन्नायक, कोई दिक्कत? दूसरा भाग हमारा क्या कहलाएगा? ये दूसरा भाग क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चरल जीन, इसको हम बोल देंगे संरचनात्मक जीन। और यहीं पर तीसरा वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा? ये वाला यहाँ पर होगा टर्मिनेटर, क्या कहलाएगा? ये समापक। बात समझ में आया? मैंने इतने गुम पंडाल बना हुआ है, बरमाला बरा भी होगा, खाना पीना भी होगा, बराती विदाई होगा, सब अलग। इस पूरे पंडाल का नाम क्या है? और इस पंडाल में क्या होना है? बिहा। तो बिहा मतलब इस पंडाल में क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। और आरएनए बनाने खाली बिहा कैसे होता है? बस लड़का आया और बिहा हो गया? नहीं, लड़का अपने डीजे, और बाद सबसे पहला काम की
समधी मिलन। तब तब बरमाला, तब बरमाला, तब बिहा। अगर बात तो फिर बराती तो जो ना कोई वैल्यू नहीं बराती। लड़का जे घुस लो घर बरातू टूअर की तरफ चलबो न घर घर चलो नो चाय पर आफत और लड़का 4 गो साली जो बैठलो भीतर नहीं नहीं अरे तुम नहीं आप समझिए ना नहीं अरे हाँ नहीं लड़का के दोस्त बेचारा सब जे एकदम पूरा बराती नाम लगे बाहर में एकदम टूअर के तरह पानी बराबर कितना सेवा कर रहे हैं, भूख लो प्यास लो फ्रूटी तक के लिए बेचारा अग्नि है। 4 गो साली मिल रहा हम अगे मनोज तो क्यों ना बोला भाई हम गेलिए ना कल के अच्छा जौन तुम हम आते हैं बताओ अब ये अंदर में ले जाइए। अरे नहीं अब वैसा नहीं आप बोलिए तो अरे आप बोलिए तो सही फुटानी मंडप सॉरी पंडाल। पंडाल का नाम पंडाल में एक ही चीज होना है ब्याह नहीं तो ब्याह होने के लिए पहले नाच तो वे कर ले घर पर पहुंच ले घर में कौन कौन काम सबसे पहले समधी मिलन अब बरमाला अब बाद मंडप ब्याह खत्म। तो पहला मंडप पंडाल में पहला स्थान कौन समधी मिलन उन्नायक यहाँ सब मिल गया खलनायक उठा पटक शुरू यहीं पर पैटर्न भेटी हो। अच्छा यहाँ के बाद संरचनात्मक जी बरमाला और उसके बाद समापन ब्याह शादी। क्लियर है बात। यहाँ पर आपका ये तीनों मिल करके क्या चीज बना देगा यहाँ पर बना देगा और mRNA बनने की ही प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं इतना दिमाग में बात आ गया। अब कैसे बनेगा ये पूरा प्रोसेस हम इसमें पढ़ने ही वाले कोई दिक्कत चले आगे छुट्टी नहीं होगा गर्मी लग रहा है ना हमको भी लग रहा है चलें लिखिए पहला उन्नायक तुम लोग गदगद हो रहे रे हमरा हर बातें पर भी पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे थे पता है क्यों ऐसा हाँ कहना अब बोल तो जो हम सब बुझे जैसे बोलिए अब उन्ना है लिखा उन्ना है हंसीगा कि मरिएगा यहाँ पर सबसे ज्यादा थोतना हमरे पसीना है कि नहीं अब तैयो गर्मी बोल हमारी पारी बोल ले उन्नायक लिखे एक लिख लो तब छोड़ते हैं चलो अभी चैप्टर लंबा है नहीं छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। उन्नायक लिखिए डीएनए रज्जु पर देखो यही चीज लिखाने वाले हैं डीएनए के रज्जु ये डीएनए रज्जु पर जहां देखो लिख लो डीएनए रज्जु पर जहां स्टार्ट सिग्नल START स्टार्ट सिग्नल SIGN स्टार्ट सिग्नल रहता है समझाएंगे पहले लिख लो उसे प्रमोटर यानी उन्नायक कहते हैं। स्टार्ट सिग्नल रहता है उसे उन्नायक कहते हैं। इस हिस्से में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है अभी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इस हिस्से में एडेनिन और थायमीन नाइट्रोजन क्षार अधिक होता है। एडेनिन और थायमीन नाइट्रोजन क्षार याद रख लेना एडेनिन और थायमीन नाइट्रोजन क्षार अधिक होता है। कौन हिस्से में भाई उन्नायक कैसे अधिक होता है और क्या काम है बाद में पहले याद रखना कि उन्नायक कौन सा भाग है डीएनए का वह भाग उन्नायक कहलाता है जहाँ कौन सा सिग्नल मिलेगा स्टार्ट सिग्नल और इस क्षेत्र में जो नाइट्रोजन क्षार है डीएनए वाला वो अधिक मात्रा क्या मिलेगा एडेनिन और थायमीन जो मांगवा जा ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। हेडिंग कर लो दूसरा संरचनात्मक जी
दूसरा संरचनात्मक जीन। ये तीनों छोटा छोटा करिए दें। हाँ कर लो, तब नेक्स्ट टॉपिक बड़ा करें। प्रोसेस लिख लो, संरचनात्मक जीन लिखिएगा, डैश लगा के लिखिएगा। संरचनात्मक जीन, संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई का वह भाग है। संरचनात्मक जीन अनुलेखन इकाई का वह भाग है जो द्विकुंडलित डीएनए का एक विशेष भाग होता है। एक विशेष भाग होता है। क्यों? इसी भाग में क्या बनेगा? आरएनए, इसलिए विशेष भाग होता है। कैसे बनेगा आगे देखेंगे। और लास्ट लिख लो समापक। समापक समापक डैश डीएनए का वह भाग जहां पर डीएनए का वह भाग जहां पर अनुलेखन समाप्त होता है, जहां पर अनुलेखन समाप्त होता है, कोमा समापक कहलाता है। यह भाग डीएनए रज्जु के, यह भाग डीएनए रज्जु के, एकदम याद रखिएगा, डीएनए रज्जु के 3' एंड, डीएनए रज्जु के 3' एंड, 5' 3' होता है ना, तो समापक कौन एंड पर होगा? 3' एंड पर होता है। अनुलेखन का समापन डीएनए के किस एंड पे होगा? 3' एंड पर होता है, याद रखना है। हेडिंग लगा लो, इसका पूरी प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग लगा लो, अनुलेखन प्रक्रिया। अनुलेखन प्रक्रिया। और ये अभी चलो तो मिलते हैं कल, पढ़ेंगे अनुलेखन प्रक्रिया। ठीक बात? तो चलिए अगले क्लास के लिए फिर से इंतजार।